Hi, this is Ramchandra Mukherjee and welcome to my YouTube channel I Love Electrical Engineering. Today I will discuss some interview question and answer on transformer for experienced person. For experienced engineer transformer का ऊपर क्या क्वेश्चन आ सकता है, उसका आंसर क्या है? Today I will discuss on this topic. So फर्स्ट जो क्वेश्चन पूछ सकता है, जे आप जो काम किया प्रीवियस प्रोजेक्ट में व प्रीवियस ऑर्गेनाइजेशन में व करंट प्रोजेक्ट में, व्हाट इज द मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ द ट्रांसफॉर्मर? मैक्सिमम कितना एमवीए ट्रांसफॉर्मर तक आप इंस्टॉल किया, मैक्सिमम कितना एमवीए ट्रांसफॉर्मर तक आप काम किया? तो यू हैव टू आंसर. Generally, those who are working in 220 by 132 kV substation, they are used basically 160 MVA transformer. Those who are working on 130 by 33, they are majorly used 50 MVA, 31.5 MVA. Those who are working 400 kV substation, they are mainly working on 315 MVA or 500 MVA transformer. So the second question आएगा कि ड्यूरिंग ट्रांसफॉर्मर अनलोडिंग, ट्रांसफॉर्मर जब साइड में पहुंच गया, उसका अनलोडिंग करने का पहले फर्स्ट क्या चीज चेक करोगे? ट्रांसफॉर्मर साइड में पहुंचने के बाद बिफोर अनलोडिंग व्हाट विल हैव टू चेक, क्या चेक करना चाहिए? सो उसका आंसर होगा टेक्निकली यू हैव टू चेक मेनली टू थिंग्स. फर्स्ट, जब बड़ा वाला कैपेसिटी का ट्रांसफॉर्मर फैक्ट्री से डिस्पैच होता है, साइड को आता है, उसका कैपेसिटी ज्यादा होने का वजह से उसका वेट ऐसे ज्यादा आता है, तो जनरली ऑयल फिल होकर नहीं आता है, एक मिनिमम लेवल तक ऑयल देता है, बाकी वो ड्राई नाइट्रोजन फिल होकर आता है. तो नाइट्रोजन पर्टिकुलर के प्रेशर में उसको फिलअप करके लेकर आना पड़ता है. तो फर्स्ट यू हैव टू चेक ट्रांसफॉर्मर के अंदर जो नाइट्रोजन फिल करके आया उसका अभी तक प्रेशर क्या है, ड्यूरिंग डिस्पैच क्या प्रेशर था और अभी क्या प्रेशर है. So you have to first check the nitrogen pressure, that is basically 0.2 to 0.3 bar. जो जनरल रहता है ड्यूरिंग डिस्पैच, ड्यूरिंग लॉजिस्टिक, वी हैव मेंटेन 0.2 to 0.3 बार. एंड नेक्स्ट जो वेरी इंपॉर्टेंट चीज है, ट्रांसफॉर्मर जो फैक्ट्री से डिस्पैच होता है, ट्रांसफॉर्मर बॉडी के साथ एक छोटा सा इक्विपमेंट इंस्टॉल कर दिया जाता है, दैट्स कॉल्ड स्ट्रोक रिकॉर्डर. मतलब रास्ता में आते आते रास्ता खराब वजह से होने के गाड़ी हिल जाए व गाड़ी बम्पर में गिर गया, तो उस टाइम जो हिलेगा पूरा गाड़ी, उसको बोलते हैं स्ट्रोक. तो ट्रांसफॉर्मर का ज्यादा स्ट्रोक आ जाएगा तो ट्रांसफॉर्मर का मैग्नेटिक अनबैलेंस हो जाएगा. ट्रांसफॉर्मर का मैग्नेटिक अनबैलेंस हो जाए तो थ्री फेज में इक्वल वोल्टेज नहीं मिलेगा. तो यू हैव टू सेकंड चेक द ट्रांसफॉर्मर स्ट्रोक रिकॉर्डर डाटा. ट्रांसफॉर्मर का कौन सा डेट में किस टाइम में क्या स्ट्रोक आया था, उसका वैल्यू क्या था, वो परमिशन लिमिट के अंदर है कि नहीं है. तो सो यू हैव टू चेक मेनली टू थिंग्स. One is nitrogen pressure and second one is the stroke recorder, the stroke data during logistic of the transformer from the stroke recorder. Next जो क्वेश्चन आ सकता है, what is the difference between general part transformer and auto transformer? बेसिकली क्या होता है, 220 एंड अबव वोल्टेज लेवल का सबस्टेशन में we have used auto transformer. तो what is the difference between auto transformer and general part transformer? तो बेसिकली जो जनरल पार्ट ट्रांसफॉर्मर होता है 130 by 33 by 220 by 33, that is working based on electromagnetic induction. There is no conduction and there is no electrically connected between the primary winding and secondary winding. दोनों के अंदर इंसुलेटेड रहता है एंड दोनों काम करता है बेस्ड ऑन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन प्रोसेस. बट इन केस ऑफ ऑटो ट्रांसफॉर्मर एक सिंगल वाइंडिंग होता है, सिंगल वाइंडिंग ही प्राइमरी, उसी का कुछ पार्ट सेकेंडरी होता है. सपोज दिस इज ए ट्रांसफॉर्मर प्राइमरी, तो दिस इज प्राइमरी एंड सेकेंडरी इधर से टैपलिंग होगा, दैट इज सेकेंडरी, दिस इज प्राइमरी. तो ऑटो ट्रांसफॉर्मर में एक ही कॉइल होता है एंड उसी का एक पार्ट सेकेंडरी होता है. तो ये जो काम करता है ये बेस्ड ऑन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड कंडक्शन, बोथ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड कंडक्शन, बोथ थ्योरी के ऊपर, बोथ प्रिंसिपल के ऊपर एक काम करता है. तो प्रैक्टिकली इफ यू हैव चेक, यू हैव सी इफ द रेशियो ऑफ द ट्रांसफॉर्मर मैक्सिमम 2, मतलब 220 by 132, मतलब देयर इज रेशियो मैक्सिमम 2. 400 by 220, इट्स मीन रेशियो मैक्सिमम 2. तो जो मैक्सिमम रेशियो 2 तक वी हैव यूज्ड ऑटो ट्रांसफॉर्मर. जो रेशियो 2 के ज्यादा हो जाता है, जैसे 132 by 33 रेशियो ज्यादा हो गया, 4 के आसपास चला गया रेशियो, तो इन दैट केस वी हैव यूज्ड पास्ट ट्रांसफॉर्मर. प्रैक्टिकली ये चीज देखा गया है, for up to 2 ratio auto transformer is economical and best for a person, and for more than 2 ratio the
जनरल पावर ट्रांसफॉर्मर बट टू वाइंडिंग ट्रांसफॉर्मर इज गुड फॉर ऑपरेशन एंड इकोनॉमिकल। नेक्स्ट आपको जो क्वेश्चन पूछ सकता है जो व्हाट वाज द वेक्टर ग्रुप ऑफ द ट्रांसफॉर्मर, ट्रांसफॉर्मर का वेक्टर ग्रुप क्या था। तो इफ यू हैव इंस्टॉल्ड 160 MVA ऑटो ट्रांसफॉर्मर, जनरली उसका जो वेक्टर ग्रुप होता है दैट इज YNA0। इट्स मीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी बोथ आर स्टार कनेक्टेड, न्यूट्रल बॉट आउट, न्यूट्रल बाहर लेके आता हूं, एंड A फॉर ऑटो ट्रांसफॉर्मर एंड प्राइमरी एंड सेकेंडरी दोनों वाइंडिंग का बीच में फेज सिगमेंट इज 0, दोनों के अंदर कोई फेज का सिगमेंट नहीं है, दैट इज YNA0। If you check the general power transformer or distribution transformer, suppose 33/11 kV, it will say DYN11. It means primary is delta connected, secondary is star connected, and neutral bot out, and 11 मतलब the phase difference between primary and secondary is 30 degree. The secondary winding is leading 30 degree from primary winding. नेक्स्ट आपको जो पूछा सकता है जो आपका जो ट्रांसफॉर्मर यूज किया था वो ट्रांसफॉर्मर का परसेंटेज ऑफ इंपीडेंस कितना था। तो बेसिकली 33/11 के जो ट्रांसफॉर्मर है उसका परसेंटेज ऑफ इंपीडेंस लगता है लगभग 8% व 10% के आसपास। जो 160 MVA का होता है वो 13 to 15 के अंदर रहता है। तो परसेंटेज ऑफ इंपीडेंस यू टू स्पेसिफाई जो इतना केवीए का ट्रांसफॉर्मर था एंड उसमें परसेंटेज ऑफ इंपीडेंस इतना था। नेक्स्ट ट्रांसफॉर्मर का इंपीडेंस बोलने के बाद ही आपको जो पूछा जा सकता है यदि जो ट्रांसफॉर्मर का इंपीडेंस है इट इज गुड और बैड, इसका ज्यादा होगा तो अच्छा है कि कम होगा तो अच्छा है। ट्रांसफॉर्मर का जो परसेंटेज इंपीडेंस है ये ज्यादा होने में अच्छा है कि कम होने में अच्छा है। तो यू हैव टू आंसर इन दिस वे। बेसिकली परसेंटेज ऑफ इंपीडेंस क्या होता है ट्रांसफॉर्मर में, बेसिकली परसेंटेज ऑफ इंपीडेंस का ट्रांसफॉर्मर के क्या काम होता है, इट्स मेनली डूइंग टू थिंग्स, वन इज वोल्टेज रेगुलेशन एंड सेकेंड इज द फॉल्ट करंट कंट्रोल। तो जितना परसेंटेज ऑफ इंपीडेंस ज्यादा होगा उतना ही वोल्टेज रेगुलेशन पोर होगा। प्लीज नोट द फर्स्ट पॉइंट, आई एम रिपीटिंग अगेन, जितना ही परसेंटेज ऑफ इंपीडेंस ज्यादा होगा उतना ही ट्रांसफॉर्मर का वोल्टेज रेगुलेशन पोर होगा। एंड सेकेंड थिंग इज जस्ट ऑपोजिट ऑफ दिस, जितना परसेंटेज इंपीडेंस ज्यादा होगा फॉल्ट करंट उतना ही कम होगा, उसी ट्रांसफॉर्मर का फॉल्ट करंट लेवल उतना ही कम होगा। सो यू हैव टू थिंक जो ट्रांसफॉर्मर मैं इंस्टॉल कर रहा हूं वो ट्रांसफॉर्मर किस पर्पस के लिए यूज कर रहा हूं। इफ यू आर यूजिंग फॉर डिस्ट्रीब्यूशन, इफ द ट्रांसफॉर्मर इज सप्लाइंग पावर टू द कस्टमर, देयर इज वोल्टेज रेगुलेशन इज मोर इंपोर्टेंट फ्रॉम द फॉल्ट करंट। तो जिधर वोल्टेज रेगुलेशन इज मोर इंपोर्टेंट उधर यू हैव टू यूज द ट्रांसफॉर्मर वेयर परसेंटेज ऑफ इंपीडेंस लो। परसेंटेज ऑफ इंपीडेंस लो होने में उसी ऑपरेशन के लिए अच्छा है। बट अदर केसेस वेयर वोल्टेज रेगुलेशन इज नॉट इंपोर्टेंट बट फॉल्ट करंट को कंट्रोल करना ज्यादा इंपोर्टेंट है, उसमें सेकेंड वन इज बेटर, जिसमें परसेंटेज इंपीडेंस जिस ट्रांसफॉर्मर का परसेंटेज इंपीडेंस ज्यादा होगा उसी ट्रांसफॉर्मर उसी केस के लिए अच्छा है। तो यू हैव टू आंसर बेस्ड ऑन द ऑपरेशन, द ट्रांसफॉर्मर किस पर्पस के लिए यूज करता है, बेस्ड ऑन दैट यू हैव टू आंसर। नेक्स्ट आपको जो पूछा सकता है जे सपोज यू हैव यूज्ड 50 MVA ट्रांसफॉर्मर 132/33 kV 50 MVA ट्रांसफॉर्मर, तो 50 ट्रांसफॉर्मर में वेल कैपेसिटी कितना था। यू हैव यूज्ड 220/132 kV ट्रांसफॉर्मर, तो उसमें वेल कैपेसिटी कितना था। बाय 500 MVA ट्रांसफॉर्मर का वेल कैपेसिटी कितना है। तो जनरली जो होता है एक 50 MVA का ट्रांसफॉर्मर का वेल कैपेसिटी होता है अप्रोक्स 20 किलोलीटर, 20 KL 20,000 लीटर, 20,000 से 22,000 लीटर। एक 160 MVA ट्रांसफॉर्मर का अराउंड 50,000 लीटर, 50,000 लीटर होता है 160 kV ट्रांसफॉर्मर का। एंड 500 kV ट्रांसफॉर्मर का लगभग 1 लाख लीटर होता है, 98,000 to 1 लाख लीटर होता है एक 500 MVA ट्रांसफॉर्मर का वेल कैपेसिटी। सो नेक्स्ट आपको जो पूछा सकता है ये जो ट्रांसफॉर्मर वेल यूज होता है वो वेल किस टाइप का वेल है एंड कौन सा ब्रांड का यूज हुआ था। आपका जो ट्रांसफॉर्मर लास्ट इंस्टॉल किया था उसमें किस ब्रांड का यूज हुआ था। तो टू आंसर ट्रांसफॉर्मर का जो वेल होता है दैट इज मेनली मिनरल वेल। द ट्रांसफॉर्मर वेल इज जनरली मिनरल वेल एंड द मेजर्स मैन्युफैक्चरर आर 3 and 4. One is APAR. APAR is selling the transformer well by brand name is APAR Power Well. The Bharat Petroleum is selling by the brand name MAC Transformer Well. The HP is selling the transformer well by brand name HP Transformer Well. And there is also some manufacturer like Sobita and etc. Next आपको जो पूछा होता है वो ट्रांसफॉर्मर के फायर प्रोटेक्शन के लिए क्या कौन सा सिस्टम यूज हुआ था, कौन सा प्रोसेस यूज हुआ था।
मेजरली जो यूज होता है एचवी सब्सटेंशन में फॉर ट्रांसफॉर्मर फायर प्रोटेक्शन বা ट्रांसफॉर्मर इंटरनल फायर प्रोटेक्शन NIFPS सिस्टम, NIFPS, नाइट्रोजन इंजेक्टेड फायर प्रोटेक्शन सिस्टम। आई एम रिपीटिंग अगेन, नाइट्रोजन इंजेक्टेड फायर प्रोटेक्शन सिस्टम। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आ सकता है, ये जो NIPS सिस्टम होता है, ये सिस्टम कब ऑपरेट होता है? तो ये आंसर, ट्रांसफॉर्मर का इंटरनल में कोई फॉल्ट का वजह से कोई फायर प्रोड्यूस हो जाता है तो उस टाइम वो NIPS सिस्टम ऑपरेट होता है। एंड इसका दो कंडीशन है। फर्स्ट, डिफरेंशियल प्रोटेक्शन रिले शुड बी ऑपरेटेड, एंड डिफरेंशियल रिले प्रोटेक्शन के साथ आइदर बुकोल्स रिले और PRV, दोनों का अंदर कोई भी एक को ऑपरेट होना पड़ेगा। डिफरेंशियल प्रोटेक्शन रिले को ऑपरेट होना पड़ेगा एंड डिफरेंशियल प्रोटेक्शन रिले के साथ आइदर बुकोल्स रिले व PRV ऑपरेट होना पड़ेगा। ये कॉम्बिनेशन होने के बाद ये NIPS सिस्टम चालू हो जाता है। नेक्स्ट आपको जो पूछ सकता है, इसमें जो टैप चेंजर लगाया जाता है वो क्यों लगाया जाता है? व्हाई वी हैव इंस्टॉल्ड टैप चेंजर इन ट्रांसफॉर्मर? वी हैव इंस्टॉल्ड टैप चेंजर बेसिकली आइदर OCTC या OLTC टाइप। छोटा ट्रांसफॉर्मर में OCTC यानी ऑफ सर्किट टैप चेंजर होता है, एंड बड़ा EHV ट्रांसफॉर्मर है उसमें OLTC ऑन लोड टैप चेंजर होता है। तो OCTC में बेसिकली क्या, आपको पावर को ट्रांसफॉर्मर को बंद करके टैप चेंज करके फिर ऑन करना पड़ेगा। और इन केस ऑफ OLTC ये ऑन लोड कंडीशन, ट्रांसफॉर्मर को बंद करना नहीं पड़ेगा, ऑन लोड कंडीशन में टैप चेंज करवाता हूं। बट ये टैप चेंजिंग का रिक्वायरमेंट इसलिए है, ट्रांसफॉर्मर का सेकेंडरी वोल्टेज को एक कांस्टेंट मेंटेन करने के लिए, ट्रांसफॉर्मर सेकेंडरी वोल्टेज का बेटर वोल्टेज रेगुलेशन के लिए, ट्रांसफॉर्मर का सेकेंडरी वोल्टेज को एक मिनिमम टॉलरेंस के अंदर मेंटेन करने के लिए वी हैव यूज्ड द OCTC और OLTC और इनमें से टैप चेंजर। तो ये जो टैप चेंजर लगाता हूं, ये टैप चेंजर का टैपिंग कहां लगा जाता है? आपका HV वाइंडिंग में ना LV वाइंडिंग में? तो जनरली ये जो टैप चेंजिंग में टैप चेंजर लगा रहता है दैट इज HV वाइंडिंग है। Although we have doing that voltage regulation of secondary winding for secondary voltage of the transformer, but the winding is installed in HV winding. Why? बेसिकली क्या होता है, जब टैप चेंज होता है ऑन लोड में, उसमें एक आर्क फाउंडेशन होने का संभावना रहता है। जब टैप चेंज करता हूं तो उसके अंदर एक आर्क फॉर्मेशन होने का संभावना है। तो आर्क फॉर्मेशन तो भी ज्यादा होगा जब उसमें करंट ज्यादा होता है। तो करंट कब ज्यादा होगा? जब वोल्टेज लो होगा तब करंट ज्यादा होगा। बट इन केस ऑफ HV वाइंडिंग वोल्टेज इज मोर, सो करंट इज लेस ऑन दैट केस, तो आर्किंग होने का भी प्रोबेबिलिटी कम होता है। हाई वोल्टेज वाइंडिंग में करंट कम होने के लिए वी हैव यूज्ड द टैप चेंजर ऑन हाई वोल्टेज वाइंडिंग। एंड सेकेंड इज, इफ यू सी द कंस्ट्रक्शन ऑफ ए ट्रांसफॉर्मर, कोर के बाद पहले LV वाइंडिंग होता है, उसका ऊपर HV वाइंडिंग होता है। तो HV वाइंडिंग इज आउटसाइड, वाइंडिंग के अंदर HV वाइंडिंग आउटसाइड होता है। आउटसाइड में जो वाइंडिंग होता है उसी वाइंडिंग से टैपिंग करना यूज होता है। अंदर वाला वाइंडिंग से टैपिंग करने से बाहर में जो वाइंडिंग होता है उसे टैपिंग करना इजी होता है। तो HV वाइंडिंग आउटसाइड होता है एंड सेकेंड वन इज IV वाइंडिंग का करंट कम होता है। ये दोनों रीजन के लिए टैप चेंजर लगाया जाता है, दैट इज इन HV वाइंडिंग। नेक्स्ट आपको जो क्वेश्चन पूछ सकता है, ट्रांसफॉर्मर प्रोटेक्शन के लिए what are the electrical protection we have taken? So you have to say over current protection, second is earth fault protection, third is differential protection, fourth is REF protection, but restricted earth fault protection. Basically electrically we have taken these four measurement. One is over current, second is earth fault, third is differential protection, and fourth is REF protection, but restricted earth fault protection. And for more than 220 kV substation, for 500 MVA transformer, we have taken additional one protection, that is overflux protection. कोई क्या वजह से overflux प्रोड्यूस हो जाएगा तो उस टाइम भी वो सिस्टम को ट्रिप कराएगा। तो overflux protection we have taken for extra high voltage system. And what are the mechanical protection? The mechanical protection are Buchholz relay, WTI, OTI, winding temperature, oil temperature. Second is PRV, प्रेशर रिलीफ बार्स, MOG मैग्नेटिक ऑयल गेज। ये हमारा ट्रांसफॉर्मर का मैकेनिकल प्रोटेक्शन रहता है।